यूनिट 1 आपको पढ़ाऊंगा। और यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 है, यूनिट जो 1 है आपका, वो है, इस यूनिट का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस, सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस, ये इस यूनिट का नाम है। इस यूनिट में को टॉपिक है, हम लोग अभी कुछ नहीं समझेंगे कि क्या है सेट, फंक्शंस क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सब टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसमें जो है को टॉपिक जो है, इसके अंदर जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है सेट्स, फिर इसके अंदर एक पढ़ना है रिलेशन, रिलेशंस, फिर इसके अंदर एक और टॉपिक पढ़ना है वो है फंक्शंस, फंक्शंस, और इसके अंदर जो चौथा टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शंस, फंक्शंस, और कोई कोई बुक इसको जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या सर्कुलर फंक्शंस भी कहता है। एंड देयर ग्राफ एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, इसको कोई कोई बुक जो है सर्कुलर फंक्शंस कहता है, फंक्शन है इसको कोई कोई बुक जो है मैपिंग कहता है। तो इन दोनों के अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपका जो ये जो है यूनिट 1 में जो है, हम नंबर की डिस्कस नहीं करेंगे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्योंकि अब जब आपके 11th के एग्जाम पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो नंबर्स जो है, मार्क्स जो है, वो वेटेज जो है वो फेरबदल होते रहता है। एक्चुअली जब शुरू में इसको जब एमसीक्यू नहीं, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, उस वक्त 29 मार्क्स के पूछे जाते थे। लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए, अब क्वेश्चंस घुमा देते हैं इधर उधर, वेटेज का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस घुमा देते हैं केवल, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सेट्स क्या है, उसके बाद रिलेशन क्या होता है, उसके बाद फंक्शंस क्या होता है, उसके बाद जो है ये आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो एक एक करके जो है सबको आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो आपको जो सेट्स पढ़ना है, ये सेट्स का यदि हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है, यदि आपको सबसे पहले हम रिव्यू दिखा दें तो आपको कभी कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, और छूटेगा तो आप मुझे रोकोगे कि सर ये कहाँ हुआ है। तो रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कहीं पे कोई पार्क में कोई घुसा दे रहा है, आपको एंट्री दे रहा है कि वहाँ पे आपको जुरासिक पार्क मिलेगा, और घुसने के बाद नहीं मिलेगा तब टोकोगे ना कि वेयर इज जुरासिक पार्क, क्योंकि आपको बतला दिया गया है कि उस पार्क पे जुरासिक पार्क है, हालांकि नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको हम टॉपिक से रिव्यू करा देते हैं, ठीक ना। तो टॉपिक एनालिसिस कर लेते हैं ऑफ एक्सरसाइज 1.1। यदि आप केसी सिन्हा बुक जो है, आपको नॉर्मली जो है बुक जो है वो केसी सिन्हा पढ़ाया जाएगा, केसी सिन्हा, ठीक है। केसी सिन्हा जो है वो मैथमेटिक्स 11th का बुक होता है। वो एक जो है रस्तोगी पब्लिकेशंस आता है, और एक अरिहंत एडवाइजर पब्लिकेशंस होता है। आप कोशिश करोगे कि रस्तोगी पब्लिकेशंस खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि रस्तोगी पब्लिकेशन से एक ही बुक में सारा चीज़ है, और जो एडवाइजर पब्लिकेशन है उसमें 2 अलग अलग बुक हैं, ठीक है ना। टॉपिक एक में पढ़ना है, एक ही में पढ़ने रहेगा, तो इसलिए आप जो है पब्लिकेशंस जो है पीला वाला बुक खरीदेंगे, ब्लू वाला बुक नहीं खरीदेंगे, ठीक ना। तो आप केसी सिन्हा बुक आपको पढ़ाया जाएगा। तो केसी सिन्हा बुक में जो है वो सेट जो है, वो सेट्स जो है वो 3 पार्ट में बता हुआ है। एक्सरसाइज 1.1, फिर 1.2
फिर 1.3। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे? 1.1 को पढ़ने के लिए जितनी थ्योरीज, जितने बातें को जानना होगा वो सारी बातें जान लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में कूदेंगे, एक्सरसाइज में इन करेंगे, जिससे हम लोग क्वेश्चंस को इजी में बना लेंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज को ख़त्म होने के बाद हम लोग 1.2 के थ्योरीज स्टडीज करेंगे, थ्योरीज रिलेटेड टू 1.2, एक्सरसाइज 1.2। उसके बाद 1.2 का थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग को सारा का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, हम लोग को समझाने और समझने में आसान होगा। जब उसको खत्म हो जाएगा तो 1.3 का थ्योरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इस प्रकार से हम लोग को सारा का सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो आपको जो है थोड़ा सा शुरू में इस प्रकार का जो पढ़ाई हम लोग पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, थोड़ा परेशानी करेगा, लेकिन याद रखना परेशानी परमानेंट नहीं होता है। वो परेशानी है इसलिए कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं होता तो परेशानी नहीं होता, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ, हस्तलिखित पीडीएफ जो हाथ से हम लोगों ने लिख के दिया है, समझाने का भरपूर कोशिश किया है पीडीएफ में ही। आप पहले उसको लिखोगे, उसके पढ़ोगे, उसके बाद आप वीडियो देखोगे, उसके बाद उसको आप नोट करोगे, इससे आपके दिमाग में सारी बातें फिक्स होती जाएंगी, ठीक है ना। आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो सारे के सारे जो हैं आपको लगेगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास ही कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी के लिए हम लोग देखेंगे 1.2, 1.3। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए कौन कौन से थ्योरीज हैं, उसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, टॉपिक का एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं, एक हम लोग लिखेंगे टॉपिक एनालिसिस, टॉपिक एनालिसिस, एनालिसिस एनालिसिस फॉर एक्सरसाइज 1.1। जो टॉपिक एनालिसिस जो है एक्सरसाइज 1.1 केसी सिन्हा बुक की बात करें हम लोग, उसमें से क्या पढ़ना है। तो पहला आपको जो पढ़ना है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, है ना। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स, ये जो सेट्स है जिसको हिंदी में हम लोग समुच्चय कहते हैं, उसके प्रति लोगों की क्या सोच है, क्या क्या इसके बारे में लोगों ने सोच रखा है, ठीक है। और सेट को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वो सारी बातें को हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। इसको पढ़ने के बाद फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे डेंजर को इस प्रकार से दर्शाया जाता है ना, ये भूत प्रेत वाला, तो उसी प्रकार सेट्स को कितने हिसाब से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे दो प्रकार से। पहला जो होगा हम लोग को रोस्टर फॉर्म, हम अलग अलग नाम से भी आपको वाकिफ कराएंगे, अलग अलग नाम भी आप इसको जानोगे जब इसको टॉपिक में हम लोग आएंगे, तब ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक ना। अगला जो होगा वो होगा सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक। या तो फिर सेट आगे सर बात करेंगे। उसके बाद जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो जाता है, उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो आता है हम लोग को कार्डिनल नंबर्स ऑफ अ सेट। किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, जिसको आप
सेट्स का टाइप कहा करते हो कि टाइप कितने हैं। तो इसको जो है बांटने का जो कार्य है दो हिसाब से किया गया है। पहला अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्सेप्ट, अवधारणा के अनुसार, सोच के अनुसार रखा गया है, और दूसरा अकॉर्डिंग टू कंपैरेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या है, सो इसमें से जो है दो हिसाब से पढ़ा गया है ना। पहला हिसाब जो लगाया गया है इसका वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स, और दूसरा जो है वो है अकॉर्डिंग टू कंपैरेबिलिटी। तुलना करके हम लोग सेट को कितने अलग अलग भागों में बांट रखे हैं। ठीक है, बुक में आपका डायरेक्ट दे दिया गया है, आपको क्लासिफिकेशन करने का तरीका नहीं बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट में क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें से जो हम लोग को पहला नंबर है वो एम्प्टी सेट है, ना, एम्प्टी सेट है। दूसरा जो है सिंगलटन सेट है, और तीसरा जो है वो पेयर सेट है, और चौथा जो है वो सेट ऑफ सेट्स है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट में हम लोग को ये है, और फिर जो पांचवा नंबर है, या तो फिर नोमेनक्लेचर में हम लोग थोड़ा गलत कर दिए, सीरियल वाइज हम लिख देते हैं। पहला जो है फाइनाइट सेट है, दूसरा जो है इनफाइनाइट सेट है, तीसरा जो है वो हम लोग का है नल सेट है, एम्प्टी सेट, इसको हम लोग एम्प्टी सेट, अलग अलग नाम भी आप लोग को बताएंगे। फिर क्या है सिंगलटन सेट है ना। और पांचवा जो है वो पांचवा मैं इधर लिखता हूँ, आई होप दैट कि आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। पांचवा जो है वो पेयर सेट है, और छठा जो है वो सेट ऑफ सेट्स है। इसमें जो आपका जो अकॉर्डिंग टू कंपैरेबिलिटी है, जो कंपेयर करके उसको डिफाइन किया गया है, अलग अलग रखा गया है, उसमें से पहला है बहादुरों, वो हमारा है इक्विवेलेंट सेट। सबकी बातें करेंगे, सबका हिंदी भी बात करेंगे, क्यों इसका नाम पड़ा, सारी बातें करेंगे। हम लोग अभी फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहां पर है इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो एक से ज़्यादा तो सेट होगा। इससे देखिए यहाँ पर लगाया मैंने सेट्स, और सेट ऑफ सेट्स वो अलग है, ठीक ना। अब देखिए फिर यहाँ पर इक्वल सेट्स। तो इन सारा बात को पढ़ने के बाद, इन सारे टॉपिक को इस सीक्वेंस में पढ़ने के बाद आप पाओगे कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को बनाने के काबिल हम लोग हो गए हैं। और इतने टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे। इज इट क्लियर? तो आप इसको चाहेंगे तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के प्रति लोगों की क्या अवधारणा है। लोगों के कहने का मतलब जिसने सेट को लाया, जिसने सेट के प्रति अपनी राय दिया, तो वो राय क्या क्या था। जैसे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोना का क्या कॉन्सेप्ट है, तो लोग ऐसे कहते हैं कि ये चाइना से, वुहान शहर से आया है, चाइना इसको देने में चाइना का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये सब बातें कॉन्सेप्ट है। ये इस प्रकार से इन्फेक्ट करता है, इसका इलाज इस प्रकार से, तो सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो वैसे ही जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट के प्रति लोगों का, जिसने सेट को लाया उसका क्या कहना था, उस बात को हम लोग देखते हैं। चलिए
इसको देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि सेट एक्चुअली क्या चीज़ है। मैं आपको थोड़ा ग्रुप करके बतलाता हूं, जरा गौर करेंगे, ठीक ना। ये हम एक ग्रुप बतलाते हैं, ग्रुप है ना, ग्रुपिंग कर रहे हैं हम। एक्चुअली सेट जो है वो ग्रुप का ही टाइप है, ग्रुप है, एक समूह है, एक प्रकार से ग्रुपिंग है। वहां पे वस्तुओं का, लोगों का, किसी ना किसी हाल से किसी का एक जमावड़ा होता है, ग्रुपिंग होता है। तो वो ग्रुपिंग किस प्रकार का है जरा ध्यान देंगे। एक मैं ग्रुपिंग 1 कर रहा हूं, ग्रुप फर्स्ट में कर रहा हूं, और एक जो है ग्रुप सेकेंड कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैंने यहां पर कुछ बातों को लिख रहा हूं, जरा गौर करेंगे। मैंने यहां पे लिखा है बनाना, बनाना। मैंने यहां पे लिखा है नाइफ, नाइफ, नाइफ छोड़ दीजिए, दिक्कत है, ठीक है। और मान लीजिए कि कुछ वेजिटेबल में लिख दो, कैरेट लिख दो, कैरेट मैंने लिख दिया। और मैं यहां पे कुछ लिख दे रहा हूं, शर्ट मैंने रख दिया, शर्ट मैंने रख दिया, क्लॉथ्स रख दो, शर्ट ही रहने दो, है ना। बुक्स मैंने रख दिया, बुक्स मैंने रख दिया, और मोबाइल रख दिया, मोबाइल रख दिया। मैंने यहां पे इतने सारा का ग्रुप कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। एक यहां पे इस प्रकार से मैं ग्रुप कर रहा हूं। मान लेते हैं एक मैंने बनाना लिखा है, एक में एप्पल लिखा हूं, एप्पल लिखा हूं, एक मैं पाइनएप्पल लिखा हूं, एक में ग्रेप्स लिखा हूं, ग्रेप्स मैंने लिखा है। मैंने यहां 4 का ग्रुप किया है, यहां 5 का किया है। जरा गौर करेंगे, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, इस ग्रुप में कोई भी बहादुर, कोई भी लोग ये कह सकता है कि मैं एक बार बुलाऊंगा सारे दौड़े चलाएंगे। बोलेंगे फल इधर आ जाओ, तो बेचारा ये आएगा, ये सब फल, ये बनाना और कैरेट आएगा, बाकी सब छूट जाएगा। बोलेंगे ड्रेस इधर आ जाओ, तो बेचारा शर्ट दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। बुक्स बोलेंगे कि स्टडी इधर आ जाओ, तो उसमें से बुक आ जाएगा। बोलेंगे टेक्नोलॉजी इधर आ जाओ, तो यहां से मोबाइल आ जाएगा। मैंने ऐसा इसके लिए मैं कोई भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा हूं जिसके थ्रू आउट सबको आवाज दे सकूं, सबको रिप्रेजेंट कर सकूं। लेकिन यहां आप देखिएगा, मैं जैसे ही कहूंगा कि फलों आ जाइए, फ्रूट्स आ जाइए, तो बनाना दौड़े चला जाएगा, एप्पल दौड़े चलाएगा, पाइनएप्पल चला जाएगा, ग्रेप्स चलाएगा। बोले हम भी आए, हम भी आए। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसको एक नाम दिया, सारे ने आवाज दिया एस सर। हाँ, तो जरा देखेंगे, यहां पर ग्रुप को मैं कोई पार्टिकुलर नाम नहीं दे पा रहा था, और यहां पर मैंने ग्रुप को कोई एक पार्टिकुलर नाम दे दिया। हाँ, और जब इस प्रकार के ग्रुप को जब पार्टिकुलर नाम दे देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। क्या है जी? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। अच्छी प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, वेल आपको समझ में आ गया होगा वेल डिफाइंड क्या होता है? जिस ग्रुप को हम लोग किसी नाम से बुला सकें और जैसे ही उसका नोमेनक्लेचर करें, उसके सारे लोग आवाज दें, तो हम लोग कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन आवाज देने के बावजूद ग्रुप में से
कोई भी एक छूट जाए तो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि क्लास 11th के बच्चे इधर आ जाएंगे तो जो 11th वाले हैं सब इधर आ जाएंगे। मैंने किसी को बोला कि सोनू कम हियर, मोनू कम हियर, नहीं बोला, लेकिन सब आ जा रहे हैं। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट ऑफ सेट्स ऑफ क्लास 11th, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट वेल डिफाइंड हैं जिसका हम लोग एक नामांकन कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, और जब वेल डिफाइंड है इसीलिए ये एक सेट है और ये एक सेट नहीं है, नॉट ए सेट। तो आप सेट का मतलब समझ में आ गए? ये भी एक ग्रुपिंग है, ये भी एक ग्रुपिंग है, लेकिन कैसा ग्रुपिंग? वेल डिफाइंड ग्रुपिंग है, वेल डिफाइंड ग्रुपिंग है। और जब वेल डिफाइंड हो जाएगा, और वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम लोग कोई एक नाम से आवाज दे सके, एक नाम से नॉमिनेट कर सकें, एक नाम से कॉल कर सकें, तो उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। आपको समझ आ गया? तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका डेफिनेशन, सेट का डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, सेट का डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects मतलब वस्तुओं का, objects is called a set। देखिए सेट कितना आसान हो गया। सेट का डेफिनेशन, सेट क्या है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, जमावड़ा है, ग्रुप है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट्स का? वेल डिफाइंड। आप कोई भी चीज याद करोगे तो अपने हिसाब से बातें करोगे। से सेट क्या है तो बोलेंगे हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है? कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। फिर किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। कैसा ऑब्जेक्ट्स का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए वेल डिफाइंड, बोलिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्या बोलेंगे? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी सेट। तो हम लोग छोटे बोलेंगे सेट क्या है, हम लोग तेज नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे शब्दों में हम लोग जवाब देंगे। सेट क्या है? अरे भाई कलेक्शन है। तो फिर किसका कलेक्शन है? बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स का। कैसे ऑब्जेक्ट्स का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो फिर वेल डिफाइंड क्या होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं। तो जब ये सेट है तो सेट को किस किस प्रकार से हम लोग नोटेट करते हैं, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे, समझने के लिए इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे इसको बताते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल को चेंज कर दिया है। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है सेट ऑफ वॉवेल्स। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग वो जानेंगे। सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स कहने का मतलब हो गया कि जो स्वर अक्षर हैं, जो 26 जो लेटर हैं, उस लेटर में कौन कौन स्वर्ण वर्ण हैं। तो ए ई आई ओ यू, बताइए 26 थे, 26 थे, मैंने आवाज दिया वॉवेल्स कम हियर, तो बेचारा कौन आ गया? ए ई आई ओ यू। मैंने 5 को बुलाया था क्या? नहीं ना, एक नाम से आवाज दिया था, सारे दौड़े आ गए। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। जैसे बोलेंगे हम लोग बहुत सारे बोलते हैं ना, कहाँ सुना होगा आपने किचन सेट। मतलब किचन सेट कहने का मतलब वो सारी बातें जो किचन में होता है। आपको कोई बोला किचन सेट लाइक ट्रैक्टर लेकर आ जाइएगा, नहीं ना, चाकू लाइएगा, प्लेट लाइए, कप लाइएगा। लड़कियां लोग जान रहे कि मेकअप सेट, नहीं, मेकअप सेट में चाकू थोड़ी आ जाएगा, वहां किसी को मर्डर थोड़ी करना है, मेकअप करना है, डेंटिंग पेंटिंग करना है शकल का। तो आप किसी चीज को जब सेट बोलते हैं तो वहां वो सारी बातें वस्तु की यूज होता है, ले आते हैं जो उसी में यूज होता है। डिनर सेट मतलब जो हम लोग डिनर करने में यूज करते हैं, बस है ना। वहाँ पे आप चाकू, वहाँ पे आप बर्नर नहीं ला सकते हैं, चूल्हा नहीं ला सकते हैं, तो डिनर के समय प्लेट वगैरह ला सकते हैं। तो आप जनरल सी लाइफ में समझ जानते हैं, सुने हैं, उसी सी बातों को आप अपने एग्जाम्पल समझ के आप दिमाग में रखने की कोशिश करें। इज इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स। अब यहाँ पर क्या है,
जब ये ग्रुप है, एक परिवार बन गया, उस परिवार का नाम क्या मिल गया? वोवेल। तो इसके परिवार के अंदर जो होंगे उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो यहां पर जो है ध्यान देंगे, हियर A, E, I, O, U are called elements or members or components or entries of सेट ए। देखिए, जैसे कोई घर में परिवार होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस परिवार का सदस्य हैं। तो इसी प्रकार ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? इस परिवार के सदस्य हैं, नहीं बाल बच्चे लोग हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट कौन कौन है? सेट का एलिमेंट कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू है। मेंबर बोल सकते हैं हम लोग, तो मेंबर में उसी का आवाज देंगे, वही आएगा। कंपोनेंट बोल सकते हैं, इंट्रीज बोल सकते हैं, जैसे कोई एक बच्चे का नाम अलग अलग होता है, सोनू मतलब वही, मोनू मतलब वही, गोलू मतलब वही। तो वैसे ही एलिमेंट मतलब यही सब, मेंबर मतलब यही सब, कंपोनेंट मतलब यही सब, इंट्रीज मतलब यही सब। किसी एक नाम से आपको कॉल करना है। एलिमेंट्स नॉर्मली देखा जाता है और मेंबर बोला जाता है। ऐसा नहीं कोई एक बच्चा गोलू मोलू सोनू सब आ जाता, भैया वो कंफ्यूज जाएगा, बुला किसको रहा है? किसी एक नाम से आपको बुलाना है। तो एलिमेंट्स बोलोगे या मेंबर बोलोगे या तो फिर कंपोनेंट्स बोलोगे या तो फिर एंट्रीज ऑफ ए सेट बोलो। किसका? किसके एलिमेंट्स हैं? सेट ए का। तो ये सब बातें हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमार्क में देखेंगे। रिमार्क, हाँ देखिए, हाँ पहला ये रिमार्क हो गया। दूसरा याद रखिएगा, कोई भी सेट है इसको डायरेक्टली अब हम लोग भी करके भी लिख सकते हैं। भी मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, कोई भी नाम यहां पर ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको यहां कैपिटल ही रखना है, छोटा से काम नहीं चलेगा। तो जब भी कोई सेट का नाम लिखेंगे, दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से। ए सेट इज जनरली denoted by capital अल्फाबेट्स, है ना? कैपिटल अल्फा, कभी अल्फा बीटा गामा भी ले लेता है, उसे डोंट वरी, लेकिन नॉर्मली हमने क्या लिखा है? जनरली, सामान्य तौर पर कैपिटल लिखा जाता है। इज इट क्लियर? तीसरा जो है याद रखिएगा, बहुत लोग को ये होता है कि करली ब्रैकेट नहीं आता है तो ऐसे करके लिख देंगे। नहीं, एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। वो आपको यहां पर करली ब्रैकेट ही देना है, जिसको हम लोग हिंदी माध्यम में, झारखंड सरकार इसको मंझली ब्रैकेट कहता है। इसको करली ब्रैकेट कहेंगे हम लोग, जो भारत सरकार करली ब्रैकेट, सीबीएसई करली ब्रैकेट और झारखंड सरकार मंझली ब्रैकेट कहता है। तो आपको यही देना है, आए चाहे नहीं आए। नहीं आ रहा है नागिन डांस करके निकल जाओ, लेकिन आपको करली ही देना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग ये कर देंगे। सोचिए, यदि आपको पूछा जाए बताइए कि इसके कितने मेंबर है, कितने एलिमेंट, तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5, लेकिन ये हटा दे तब यहां पूरा एक गिनोगे, 1 2 3 4। इसका मतलब जो यहां पर जो मेंबर को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग व्यवस्थित कर रहा है, वो किसके माध्यम से? कोमा के माध्यम से। तो कोई भी सेट जो होता है इनक्लोज्ड, घेरा जाता है करली ब्रैकेट से, सेपरेट किया जाता है कोमा साइन से। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? ए सेट, एलिमेंट ऑफ सेट्स, एलिमेंट ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर इनक्लोज्ड by curly bracket ये है ना, and separated with comma साइन, है ना? कॉमा साइन से आपको सेपरेट करना है इस कोमा वाला साइन से, ठीक है ना? अब आता है कि ये जो सेट जो लिखने का काम किया, ये जो सेट है इसको सबसे पहले किसने लाया था? ठीक है, तो एक जर्मन
का एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ग्रेग कैंटर, उसने ही लाया था। क्या नाम था? ग्रेग कैंटर। देखिए गर कैंटर। देखिए मैथ्स में थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है। ग्रेग कैंटर है ना, ठीक है, कैंटर। तो ग्रेग कैंटर जो है इन्होंने लाया था, ये जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका जो जन्म हुआ वो 1845 में हुआ था और डेथ जो हो गया था 1918 में हुआ था। तो आपको पूछा जाएगा कि हु वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस सेट थ्योरी, तो बोलोगे कौन था भाई? तो मैथ्स का बात बोला है तो मैथमेटिशियन होगा। फिर बोलेगा अच्छा वो कहाँ का था? जर्मनी का था, जर्मन मैथमेटिशियन। नाम क्या था उसका? ग्रेग कैंटर, ठीक है, ग्रेग कैंटर, ठीक। ग्रेग कैंटर जन्म कब हुआ था? 1845 में। डेथ कब हुआ था? 1918 में। तो इस प्रकार से इसकी हिस्ट्री हो गई। किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर सेट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हाँ, तभी आपको हम बतलाएं कि मान लो कि एक ओलंपिक चल रहा है, हाँ, वहाँ बहुत देश के प्लेयर जुड़े हुए हैं। तो यदि मैं ये कहूँगा, अनाउंसमेंट ये कहूँगा कि इंडियन प्लेयर आ जाएं, तो आप ही बताइए वहाँ पर ओलंपिक में जितने भी इंडियन प्लेयर जो गए होंगे वहाँ पर पार्टिसिपेट किए होंगे, सारे आ जाएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? लेकिन यदि यही चीज़ सेट नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? सानिया मिर्जा किधर है, सिद्धू किधर है, ये किधर है, वो किधर है। सारे को बुलाते बुलाते पता चलता कि जब तक कोई काम करवाना है तब तक बुलाते बुलाते सब खत्म हो गया और काम ही नहीं हुआ, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि इंडियन पार्टिसिपेशन मतलब किसी चीज को, किसी ग्रुप को हम लोग शो करने के लिए, ग्रुप को बताने के लिए, किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप को जब ग्रुप में बातें करना होता है तो उसके लिए हम लोग सेट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये कोरोना ग्रुप का है, ये वायरस जो है कोरोना का है, ठीक ना। अल्फा बीटा गामा पता नहीं क्या क्या डेल्टा प्लस आ चुका है, क्या क्या आएगा। तो इस प्रकार के हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं। मार्कर ग्रुप हम लोग क्या है कि होमोसेपियंस ग्रुप का है, कोई काला गोरा लंबे नाटे सब हैं, लेकिन हम लोग का जो किस ग्रुप से है, साइंटिफिक नाम किससे है? होमोसेपियंस से हम लोग हैं, मानव जाति से हैं। तो हम बोलेंगे कि हाँ, मान के चलो कि हाँ बहुत सारे लोग होंगे, एक कितना बढ़िया समझदार डॉगी होगा, कुछ भी होगा, बोलेंगे होमोसेपियंस ग्रुप के इधर जाएंगे, होमोसेपियंस सेट्स के इधर आएंगे, तो सब लोग इधर आएंगे, डॉग उधर रह जाएगा, पैरोट उधर रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो सेट थ्योरी पढ़ने से हम लोग का ग्रुपिंग जो है, किसी को नॉमेनक्लेचर करना आसान हो जाता है। ऐसे ऐसे तथ्यों को साइंटिफिक में, इकोनॉमिक्स में, मौसम विज्ञान में, हर एक क्षेत्र में आपका यूज होता है। जैसे आप घर पे भी लाते हैं तो कैसे रसोई का सामान लाते हैं, सब रसोई में पहुंचा देते हैं। क्यों पता चला? क्योंकि आपने सेट थ्योरी पढ़ा है। सेट के आपके पढ़ा नहीं है, फिर भी आपके बोलेंगे सर मेरी मम्मी तो नहीं पढ़ी है, पढ़े नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में वो बातें चलते रहती है सेट थ्योरी का, ठीक ना। तो वो प्रैक्टिकली जानती है। तो उसी चीज को हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, किताब कॉपी में पढ़ते हैं। तो आई होप दैट कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।